चलो करें स्टार्ट। कल क्या पढ़ा था अपन ने? आज स्टार्ट आने की बोली थी सर, एक लड़का मैथ से। हाँ आज तो नहीं करो बोल रही थी, डेमो लेने मतलब टीचर देखने आएगी कौन कैसा पढ़ा रहा है। वो डेमो लेंगे। बच्चों में क्या रहता है ये सिस्टम के, पर डेमो लेंगे तो नहीं क्या पता कि 12th में हमारा पढ़ा हो गया है, वो जज कर लेंगे। एक दिन में क्या पता कर सकते हो तुम? पूरे साल भर पता नहीं पड़ता टीचरों का तो। ठीक है, तो इसलिए वो क्या है, थोड़ा रहता है घर वालों का कि भाई टीचर्स देख के तो आओ, कहीं आता है या नहीं आता कुछ। काफ़ी बार होता है, अभी तो ज़रूरी भी है एक हिसाब से, बच्चे चेक भी कर लें कि किस तरीके से काम करना है। अब देखो अपन ने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। ये चैप्टर वैसे तो इजी है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। कैसे? कि जैसे अपन मोल कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर लें। आपको पहले मोल के बारे में पूछ लें, और मोल के बारे में पूछ करके फिर इसमें से क्वेश्चन दे दे, तो कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। लेकिन सारा कुछ लेवल क्या होता है बच्चों का। आपके टाइम पे यदि मैं देखूं तो मेरी भी हालत यही रही होगी जो तुम्हें परेशानी आती है, सभी को ये रहती है। अपन ये कहते हैं आज की नहीं, मैं तो उस टाइम धुरंधर था, तो वो बात तो गलत है, क्योंकि सभी की हालत यही होती है। और पेपर पूरा लेवल का ही होता है। मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी जो चैप्टर है उसके 3 पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन? 3। एक तो बिल्कुल इजी होता है, और एक फिर थोड़ा मीडियम होता है, और एक होता है हार्ड। क्योंकि सारे एग्जाम इसी पे बेस है। अपन बोर्ड एग्जाम भी इसी चैप्टर से देंगे, अपन नीट का एग्जाम भी इसी से देंगे, अपन जेई मेंस भी इसके थ्रू देंगे, और जेई एडवांस भी इसके थ्रू देंगे। चैप्टर तो वही है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल तो अलग अलग है ना भाई, तो बच्चों का लेवल भी अलग अलग होता है। ठीक है, एक चैप्टर में क्या कुछ पार्ट तो थ्योरी वाला होता है, तो थ्योरी वाले में तो क्या याद करने का होता है, तो काफी बच्चों को वो अच्छा लगता है। कुछ पार्ट फिर न्यूमेरिकल वाला आता है, कुछ बच्चों को वो अच्छा लगता है। कुछ पार्ट ऐसा हार्ड होता है कि वो फिर बच्चे क्या उसको ज्यादातर तो रिविजन बार बार कर लें तो याद हो जाता है वो, लेकिन अगर नहीं कर पाते तो याद रहेगा क्या? नहीं रह पाता। ये हालत होती है एग्जाम में। अब एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन की जो सीक्वेंस है ना वो ऊपर नीचे होती है। ठीक है, अब किसी के जैसे कोई तैयारी करके नहीं गया, और पेपर वहां भी 3 लेवल का बनता है, एक तो इजी, एक मॉडरेट, एक हार्ड। 3 ही होते हैं, जिसमें से 33% तो इजी, 33 या 40% मीडियम, और 20% करीब हार्ड होता है, जो सभी की क्या करता है, कट ऑफ वगैरह को मेजर करता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे किस्मत से जो बच्चों को इजी पेपर आ जाए, इजी इजी, जैसे क्वेश्चन का सीक्वेंस किस्मत ऐसी हो कि वहाँ 3 सीक्वेंस होती है, जैसे PQR ABC ऐसे होता है, 3 बच्चों का सेम, फिर उसके बाद में इसके बाद में, ताकि चीटिंग ना हो। अगर आपको आप कमरे भी देखोगे ना, तो छोटे छोटे कमरे होते हैं वहाँ कंपटीशन में, छोटे छोटे कमरे, जैसे तुम ऐसे बैठे हो ना, ऐसे तरीके से वहाँ बच्चे बैठे रहते हैं। अब ये वाला इससे पूछ तो सकता है, लेकिन पूछेगा कैसे? इसका तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, और उसका वो 10वें नंबर का क्वेश्चन है। तो अब वो आजकल, पहले होता था ये, पहले सीक्वेंस में आते सारे पेपर, किसी को पता ही नहीं था, लेकिन अब चेंज है सभी का, तीनों बच्चों का चेंज है। फिर तुम्हारे पास में जो ऐसे बैठेगा ना उसका भी चेंज आएगा, फिर जो इधर बैठेगा उसका, इसका और उसका फिर सेम आ सकता है इस वाले के। लेकिन इतनी दूर से पूछेगा क्या? वहाँ नहीं पूछ पाता। 2 टीचर लगे हुए हैं, कैमरे लग रहे हैं, टीचर्स की नौकरी जाएगी एक तो, और तुम्हें जो जेल वगैरह में जाना है वो तो जा ही सकता है यही काम होगा, क्योंकि आजकल पुलिस वालों को बस मौका चाहिए। ठीक है, तो ये काम होते हैं। अब बताओ, अब इजी जो के पास आ गया, उसको एक फिर एक वो आता है काश, मैं पढ़ लेता ना तो मेरा 100% हो जाता। ऐसा होता है अपने साथ, ये सभी के साथ होता है, क्योंकि ऐसा लगता है पेपर देने के बाद कि काश मैं अगर पढ़ लेता ना तो 40 तो मैंने कर दिए, और 20-25 में और कर देता इसमें आराम से, अगर पढ़ लेता तो। ठीक है, अब जिसको क्वेश्चन हार्ड ही हार्ड आ गए, किस्मत भी होती है एक चीज, किस्मत का मतलब हर चीज में किस्मत तो नहीं होती, लेकिन वो क्वेश्चन तो सभी के साथ हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको हार्ड दे दिया क्वेश्चन, आप पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, अरे इसमें तो हवा ही नहीं लग रही, ये कहाँ से पेपर आ गया। फिर बच्चा क्या है, सभी के साथ होती है परेशानी, चाहे कितने पंखे एसी लगा लो, घर परेशानी तो आएगी, वहाँ पसीना आ जाता है थोड़ी देर में, ये क्या हुआ मेरे साथ। फिर उसको क्या करना चाहिए, अपने को अवॉइड करना चाहिए, अपन को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन है ना वो सभी को इजी आने वाले हैं। तो काफी बच्चों को इस चक्कर में भी पेपर छूट जाता है। जैसे आपने देखा होगा पिछले साल नीट में टीचर्स ही बोल रहे हैं फिजिक्स का पेपर हार्ड है, बच्चे भी बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। अब उसका पछतावा क्या करें बताओ? वो बच्चे वो दिन वापस तो आ नहीं सकते, अब वो दिन वापस आ सकते हैं क्या? हार्ड तो उन्होंने बोल दिया, हार्ड जो पेपर दे रहा है उसके लिए हार्ड है, टीचर्स को तो नए बैच आ गए, उस स्टूडेंट का क्या होगा जो
आपने उस बच्चे को ये कह के भेज दिया कि पेपर हार्ड था, कुछ हो सकता है उसका? उसको 1 साल देना पड़ेगा उसके लिए, वहाँ पहुँचने के लिए। अब अपने पास देखें तो कितने महीने अभी नीट के लिए? ये तो तुम दे ही नहीं रहे ना, ये तो आप दे ही नहीं रहे ना। आप कौन सा पेपर देंगे? आप तो अगले साल वाला पेपर देंगे, तो करीब लगाओगे ना तो 13 महीने हैं आपके पास। जैसे कि आ जाओ बैठ। सभी मिल गए क्या? हाँ, तो अभी अपने पास कितने महीने? 13 मंथ हैं, 13 महीने, ठीक है। अभी बता देंगे अपन, अब थोड़ी बात कर रहे हैं इनसे कि किस तरीके से आप एग्जाम भी देंगे ना 12th वगैरह के। तो अभी आपके पास अगर नीट का एग्जाम दें अपन, तो नीट के लिए कितने? अप्रैल से स्टार्ट है और मई में लगेगा, 13 महीने अपने पास। कितने महीने? 13 महीने में तो सिलेबस 3-4 बार हो जाएगा आराम से, ठीक है। जो स्टार्ट जुलाई से करेंगे उनके लिए ये आगे वाले डेज तो कट ही गए, ठीक है। कुछ स्टार्ट करते हैं जनवरी से और कुछ होते हैं वन नाइट पेपर फाइट वाले जैसे एग्जाम लग गए 12th के, फिर 2-3 महीने में वो सोचते हैं कि हो जाएगा क्या, फिर वो काश वाला ही शब्द आता है ना साथ में कि स्टार्टिंग से कर लेता तो मेरा हो जाता। अब आप देखोगे तो पेपर के क्वेश्चन है ना, ये काफी बार पेपर का जो लेवल है वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके लेवल से बनाया जाए। काफी बार जैसे पिछली बार फिजिक्स हार्ड आई थी, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है पूरे हार्ड क्वेश्चन थे उसमें, बस 5-7 ही क्वेश्चन होंगे उसमें, लेकिन वो एक टैग लग गया सभी के लिए। टीचर्स के लिए भी टैग लग गया, कहने के लिए कुछ होता है ना, जैसे अपन सोचते हैं कि कोई चीज अपन से गलती हो जाए तो किसके ऊपर ढालें उस बात को, तो कह दिया कि पेपर हार्ड था इसलिए क्वेश्चंस नहीं कर पाए बच्चे। तो भाई पूरे साल तुमने क्या करवाया इनको? अगर पेपर हार्ड था तो तुमने क्या करवाया इनको, ठीक है। अब इस बार जैसे केमिस्ट्री में पेपर हार्ड आ जाए, लेकिन केमिस्ट्री में कभी भी उनका सीक्वेंस चेंज नहीं होता क्वेश्चंस का, आपको डाटा चेंज होगा, लेकिन फॉर्मूले से बाहर नहीं जा सकते वो कभी भी, क्योंकि वहाँ कोई नया रूप नहीं है उनका। करेंगे तो वो क्या करेंगे, 1-2 क्वेश्चन हार्ड दे सकते हैं। जैसे आपको फिजिकल केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, उसको रिलेट कर दिया थर्मोडायनेमिक्स से, उसको रिलेट कर दिया उससे इक्विलिब्रियम से, उसको रिलेट कर दिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो वहाँ वो हार्ड बन सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन आसान क्वेश्चन आपके जैसे 45 क्वेश्चन है, तो आपको 35 क्वेश्चन तो इजी मिलने वाले हैं। जो 10 क्वेश्चन हैं वो हार्ड मिल सकते हैं, तो उनकी अपन को इतनी टेंशन लेनी नहीं है। लेकिन 35 जितने आ रहे हैं वो अपने सभी हो जाने चाहिए। 35 × 4 करोगे तो कितने आ रहे हैं? 140 के करीब आ रहे होंगे, तो 140 अच्छा स्कोर होता है नीट में। या फिर बीएससी नर्सिंग वगैरह करोगे तो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 33 ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले तो, लेकिन इस बार बोल रहे हैं नीट के थ्रू करवाएंगे उसको। लेकिन उसका सिलेबस में अंतर है, नीट में तो आता है 11-12 का और बीएससी नर्सिंग में आता है ओनली ऑन 12th का, इसलिए हर बार RUHS ही लेता है उसको, ठीक है। इसके साथ में ही जेई मेंस, अब आप जेई मेंस के पेपर भी दोगे नहीं दोगे? तो जेई मेंस का भी जो पेपर है अपना वो पूरा NCERT बेस ही आता है। पहले हार्ड होता था, लेकिन अभी उन्होंने NCERT बेस ही कर दिया उसको, क्योंकि अब बच्चों को उनको आगे बढ़ाना। पहले बहुत कम बच्चे थे, अब बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। आप किसी में भी देखोगे आपकी कॉलोनी में आपको आर्ट्स वाले बच्चे बहुत कम मिलेंगे, अब साइंस वाले बच्चे सब जगह मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और सभी पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा ही करें। अब आर्ट्स के थ्रू जो एडमिशन देखोगे तो बहुत कम बच्चे हैं, कॉमर्स में और कम है। साइंस की तरफ रुझान बच्चों का अच्छा है, उसकी एक रीज़न भी है कि जैसे आप साइंस के अंदर आओगे ना, तो साइंस में आप सारे स्कोप आपके लिए ओपन है, जो आर्ट्स वालों के लिए भी और कॉमर्स वालों के लिए। लेकिन आर्ट्स वाले के लिए वो साइंस वाले ऑप्शन नहीं है। आप चाहो तो BA कर सकते हो, अगर किसी का मन है कि मैंने 12th साइंस से कर ली और मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है तो मैं BA करूँगा, तो BA कर लो साइंस वाला, लेकिन आर्ट्स वाला BSc नहीं कर सकता, ठीक है। इसके साथ में जैसे कोई बच्चा आप जेईई मेंस के थ्रू इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इंजीनियरिंग कर सकते हो, लेकिन आर्ट्स में थे तो नहीं कर सकते इधर। आप BSc नर्सिंग करना चाहो तो कर सकते हो, MBBS करना चाहो तो कर सकते हो। जो आर्ट्स में जितने भी वो कोर्स है ना, आप साइंस वाला कर सकता है उनको, लेकिन आर्ट्स वाला साइंस वालों में नहीं आ सकता। छोटे मोटे कोर्सों में आ सकता है, DMLT वगैरह होते हैं ना, या नॉर्मल इनमें आ सकता है। अब देखो आपको पता है आपका CBSE स्कूल है RBSE, ठीक है। सिलेबस तो अपना पूरा सेम है, NCERT का सिलेबस चल रहा है, और अपन तो पढ़ते ही इतना लेवल के हैं कि अपना नीट तक का लेवल लेके चलते हैं। तो RBSE और CBSE तो फिर उनसे छोटे ही हैं नीट से, तो
ठीक है। और जेई मेंस में भी, जेई मेंस की कम बात इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चे जैसे ज़्यादा बल्क होता है ना, तो फिर उनके हिसाब से नीट का ही बोलते हैं। बाकी नीट और जेई मेंस का अगर लेवल देखोगे ना तो दोनों का सेम ही है, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है सब कुछ। अब अपन ने देखो स्टार्ट फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं अपने पास, कौन कौन से? सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ये आपके 12th के, नीट ले लो, जेई मेंस ले लो, एक भी बार ऐसा नहीं गया है कि इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। हर बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और बहुत इजी आते हैं। इनका तरीका क्या है? एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल कर लो, एनटेक्स क्वेश्चन कर लो, जितना थ्योरी पढ़ा दें वो कर लो, और जितने में पीवाई के क्वेश्चन करवाऊँ आपको उनको कर लो, आप अच्छा स्कोर कर लोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत 2 चैप्टर हैं अपने। कितने चैप्टर हैं? 2। कौन कौन से? डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इजी चैप्टर है, देखने में बहुत हार्ड लगता है, बहुत बड़ा मैटर है, उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन उससे एक क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन का। किसका? हाइब्रिडाइजेशन का। और डी जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनकी स्प्लिटिंग का आता है, तो वो बहुत इजी चैप्टर। जैसे केमिकल बॉन्डिंग है ना, पढ़ोगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसका एक ही क्वेश्चन आता है हाइब्रिडाइजेशन का। अगर पीवाई को देखोगे ना तो भर के क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के पूछ सकते हैं या बॉन्ड ऑर्डर के पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आपको बस इतना पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट डी ब्लॉक का है, कितने इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कितने इसमें कौन कलरलेस होगा, कौन कलरफुल होगा, इनकी सारी ट्रिक है मेरे पास। तो आपको पढ़ाऊंगा पूरा मैं थ्योरी, लेकिन ट्रिक भी बताऊंगा साथ साथ में, आप सीधे पहचान लोगे उनको। ठीक है। क्योंकि अपन को ज़्यादातर चीज़ें ट्रिक से ज़्यादा याद रहती हैं। अब इतना मैटर अपन को याद तो रहेगा नहीं, लेकिन ट्रिक बहुत कम है, जैसे 10-20 के करीब ट्रिक है, और उनसे अपना 30 से 40% काम हो जाता है आसानी पूर्वक, तो टाइम बचता है हमारा। ठीक है। क्लास 11th में अपन ने फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्शन बहुत पढ़ा था, लेकिन अब कौन सा पढ़ेंगे अपन? ऑर्गेनिक वाला, क्योंकि आपको जीओसी चैप्टर दे रखा था उसमें और हाइड्रोकार्बन दे रखा था। अब इसको मैंने आपको पढ़ा दिया बड़े लेवल का, अब आपको वो अप्लाई करना आना चाहिए। तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल, ये चैप्टर है। ठीक है। जेई मेंस तक तो यही सिलेबस है, लेकिन जेई एडवांस में सारा सिलेबस है जो पहले पढ़ते थे ना अपन, लेकिन पहले जेई मेंस हम निकालो बड़ी तरीके से, तो जेई एडवांस तो अपन करवाई देंगे बाद में। जैसे आपका मेंस का रिजल्ट आएगा अच्छा, उसके साथ में खूब टाइम मिलेगा अपने जनवरी फरवरी मार्च वाला, तो उसमें जो चैप्टर छूट जाएंगे उनको अपन आपको करवा देंगे। ठीक है। तब तक पहले टारगेट अपना बोर्ड है, बोर्ड के बाद में नीट है, तो बोर्ड का टारगेट का मतलब है बोर्ड का पहले सिलेबस कराएं अपन पूरा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ही रहेगी अपनी। टारगेट मैंने आपको बता दिया 4 बार सिलेबस। कितनी बार? 4 बार। पहला सिलेबस जुलाई के लास्ट वीक तक, दूसरी बार सिलेबस दिवाली से पहले एक बार, दिवाली से लेकर के दिसंबर तक, और थर्ड सिलेबस होगा जब आपके पेपर लग जाएंगे पूरे, उसके बाद में जनवरी से लेकर अप्रैल तक। ठीक है। इसके अंदर थ्योरी तो बार बार पढ़ेंगे नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जिन टॉपिक में परेशानी है प्रत्येक टॉपिक से पेपर लेना, टेस्ट वगैरह, उसमें देखेंगे आप किस टॉपिक से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, उसको छोड़ देंगे। किस टॉपिक में कम नंबर आ रहे हैं उनसे क्वेश्चंस करवाएंगे, दोबारा वही थ्योरी पढ़ाएंगे। तो उससे क्या होगा, पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, पूरा मैथ और पूरा बायोलॉजी ये कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम से 1 महीने पहले। वैसे तो हिंदी इंग्लिश की अपनी कोई बात नहीं है, लेकिन हम लगाएंगे आपके लिए, क्योंकि रिजल्ट आप हमारा ही दोगे, क्योंकि उनमें कम नंबर रह गए तो परसेंट तो गिर जाएगा, तो उसके लिए क्लास लगाएंगे आपकी, और वो प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं हर किसी को उठा के ले आएंगे, जो पढ़ा रहा होगा, पहला रिजल्ट क्या रहा है उस टीचर का, वो देख करके अच्छा ही टीचर लेके आएंगे। ठीक है। हर किसी से नहीं पढ़वाएंगे। इसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, अपन तो बस पढ़ा के चले गए, लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चंस दे दिए वो करने हैं, चाहे आपको रात को 1-2 घंटे लेट सोना पड़े। ठीक है। ये काम तो कर ही लोगे आप, और जितना इंटरेस्ट आपको पढ़ाई के प्रति चला जाएगा ना, आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो। और जिसको पढ़ाई से मन भाग रहा है तो समझ लो फिर स्थिति सही नहीं है। ठीक है। अब मैंने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, इसमें कौन सा किया था? सॉल्यूशन। अब कुछ लोग आ जाएं तो मैं कुछ चीज़ें, आप ये समझो आज से ही आपके चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पर मैंने दोनों क्लास अपलोड कर रखी हैं, और आज वाली भी हो जाएगी। ये डेमो क्लास इसलिए अपलोड कर रहे हैं, जो नए नए बच्चे आएंगे ना, ये थोड़ा देख के आ जाए उनको। उसके बाद में जैसे आप आ जाए हो तो आपका जैसे संडे आएगा तो बाकी की तो छुट्टी रहेगी, आप जितने भी आओगे, ये आना चाहेंगे तो ये भी आ जाएंगे, तो तुम्हारा संडे को फिर इनके बराबर ही ला देंगे आपको। ठीक है। अब देखो, आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म। कौन सी पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म। ये आप पढ़ करके भी आए हो और दोबारा से भी अपन पढ़ाने का काम। वैसे मैंने आपको बोला था कि मैं दोबारा इनको नहीं पढ़ाऊंगा, 11 में बोला था, लेकिन पढ़ाऊंगा इसको, जो पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका बहुत यूज है इस चैप्टर के अंदर।
ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन टर्म अपनी 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। तो इधर लिखेंगे कंसंट्रेशन टर्म, और कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। एक तो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक होती है टेम्परेचर ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब जो टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगी, और एक होती है जो टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये टेबल है, टेबल को अपन ने क्या कर दिया? बाहर रख दिया। बताओ इस टेबल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसी के साथ में मैंने बोतल के अंदर पानी भर के रख दिया बाहर, और बढ़िया तेज दोपहरी आ रही है, तो बताओ फर्क पड़ेगा क्या? पानी का लेवल डाउन हो जाएगा। तो मतलब आप क्या समझे, जिनके पास में भी वॉल्यूम होगा ना, वो सारी क्या होंगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो क्या समझेंगे आप? जिनके पास में भी वॉल्यूम होगा वो सारी क्या होंगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट। जहां भी आपको वॉल्यूम वर्ड दिख जाए ना, समझ जाना ये टेम्परेचर क्या है? डिपेंडेंट। जहां वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, वो सारी क्या होंगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। लेकिन इसमें समझाने के लिए अब मैंने ये बात बोल दी, आपको याद बहुत कम रह पाती है चीजें, क्योंकि भूल जाते हैं उस टाइम। ठीक है, अब इसको याद कैसे करोगे? अभी गैसीय स्टेट करके चैप्टर था तुम्हारे, लेकिन अभी उसको नहीं पढ़ा रहे ना वो सिलेबस में। लेकिन उसमें ये वॉल्यूम पर ही डिपेंड क्यों करता है टेम्परेचर? उसका रीजन होना चाहिए कुछ। तो आपको एक पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ होता है, इसको याद रखना है आपको। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के। किसके होता है? टेम्परेचर के। आपको पता होगा एक फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू nRT, ये लिखाया था मैंने। ठीक है, अब बताओ B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? टेम्परेचर के। प्रेशर को मैं कांस्टेंट कर दूं तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर 1 मोल गैस। कितनी गैस ले ली आपने? 1 मोल। 1 मोल गैस ले ली, तो जो वॉल्यूम है मैथ वाला टीचर, चलो एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करता है ये। कांस्टेंट जब प्रेशर कर लेंगे और 1 मोल अपन गैस ले लेंगे, तो आपको पता है आर तो क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है। ये भी कांस्टेंट, ये मैंने 1 मोल ले लिया और ये कांस्टेंट ले लिया, तो बताओ 1 मोल गैस के लिए B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर आ रहा है क्या? बोलो। इस तरीके से फॉर्मूले निकालते हैं अपन। जब भी कोई चीज निकालनी होती है ना, तो प्रेशर वेरिएबल होता है, प्रेशर हर जगह वेरिएबल होता है, लेकिन मैंने कह दिया कि मैंने फिक्स कर दिया इसको। क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। गैस मैंने 1 मोल ले ली, R गैस कांस्टेंट होता है, तो बताओ B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? टेम्परेचर के। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम को इंक्रीज तो कर नहीं सकते, करोगे किसको? टेम्परेचर को। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो बताओ वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डिपेंडेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो बताओ ये हो गया चार्ल्स लॉ के। आ गई बात समझ में? अब अपने को पढ़नी है कंसंट्रेशन टर्म कौन सी है जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले बताओ परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम आ रहा है, जितने भी जैसे अपन की तबीयत वगैरह खराब होती है तो डॉक्टर एक कफ सिरप वगैरह देता है अपने को, देता है नहीं देता? उस पर आप देखना 5% वेट बाई वॉल्यूम, 20% वेट बाई वॉल्यूम, ऐसा लिखा रहता है उस पर। तो मतलब उसमें कुछ जो मटेरियल सॉल्ट है वो घुला हुआ है किसमें? वाटर के अंदर। कुछ नहीं दे रखा तो वाटर, लेकिन देगा केमिकल तो केमिकल के अंदर। आगे बात समझ में? दूसरा मोलेरिटी, इसे नोट करते हैं कैपिटल M से। इसे नोट करते हैं कैपिटल M से। इसके बाद कौन है? नॉर्मेलिटी, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल N से। इसके बाद आती है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी इसे डिनोट करते किससे करते हैं? कैपिटल F से। उसके बाद और बताओ और कौन कौन है? वेट बाई वॉल्यूम हो गया,
इसके बाद देखो, अगर मैं ppm एंड ppb, ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, और इसका मतलब होता है 10⁶, ठीक है। और किसकी टर्म में लें अपन इसको, वॉल्यूम की टर्म में लें, तो ये हो जाएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट। लेकिन ये कंट्रोवर्सी में कभी नहीं आता, क्यों नहीं आता, कभी भी देगा ना तो आपको वॉल्यूम लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। इसके बाद है ppb, ppb इसका मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर बिलियन, और इसका मतलब होता है 10⁹। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब जहां वॉल्यूम नहीं होगा वो सारी क्या होंगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये कौन कौन है, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा परसेंट वेट बाई वेट, इसका दूसरा नाम होता है मास परसेंट। क्या नाम होता है, मास परसेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक और रह गया, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसे नोट करते हैं, कैपिटल एक्स से, ठीक है। इसके बाद और मोलेलिटी, इसे नोट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। इसके बाद में ppm एंड ppb इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट, ठीक है। और यहाँ क्या लिख लेंगे अपन इनके ब्रैकेट में, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और बताओ और कुछ बचा है इसमें, ये हो गया मोल फ्रैक्शन, मोलिटी, हाँ यही है, ठीक है। अब देखो क्लास 11th में मैंने पूरे पढ़ाए हैं आपको, सभी में कुछ नहीं है, बस नॉर्मल याद रखना है। आपको पता है सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तभी सॉल्यूशन बनेगा। तो सभी बातें करते हैं, जैसे मैं अपना कोई भी काम करूं, जैसे आपका रेशो निकालना है मेरे को, तो इनका अपॉन टोटल का, आप कितना परसेंट प्रेजेंट हो यहाँ, तो आपका अपॉन टोटल का कर देंगे, तो उसी से परसेंट निकलेगा। कहाँ कंफ्यूजन होता है वो सारी मैं बातें आपको बताने वाला हूँ। अब इस बार कौन कौन सी पढ़नी है अपने को, एक तो पढ़नी है परसेंट वेट बाई वेट, एक पढ़ना है मोल फ्रैक्शन, एक पढ़ना है मोलिलिटी, एक पढ़ना है ppm ppb, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़ना है, मोलिलिटी पढ़ना है, नॉर्मलिटी फॉर्मेलिटी का कोई काम नहीं है, और एक ये पढ़ना है, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको एक्स फैक्टर निकालना वैसे मैंने सिखाया इक्विवेलेंट वेट से, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा, तो वहां काम में ले लेंगे। आगे बात समझ में, एक बार बता रहा हूं इनको। इधर का सिस्टम क्या सही है, लेकिन उधर क्या है, इधर आते हैं जब तो पूरे आते हैं, नहीं आता तो कोई भी नहीं आता, ये सही है। उधर क्या 3 बच्चे आए थे, वो कह रहे कि सर आप ही लिख दो बोर्ड पे, और फिर मैंने उनको चैप्टर समझाया, फिर कह रहे कि सर अब तो हम 1 तारीख से ही पढ़ेंगे। मैं देखो आपको बिल्कुल इजी कर दूंगा सारा चैप्टर, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस चलेंगे अपन, कोई भी टॉपिक को ऊपर नहीं, जैसे कई बार ऐसा होता है ना, टीचर्स क्या करते हैं, एक को पढ़ा दिया फिर उस चैप्टर को ले गए, फिर उसको ले गए। भाई इतना दिमाग तो जिन्होंने एनसीईआरटी वगैरह बनाई उनमें भी रहा होगा, होगा कि नहीं होगा। जिन्होंने पहला चैप्टर पहले चैप्टर पे दिया है, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो सोच के दिया होगा उन्होंने। तो इसलिए अपन सीक्वेंस चलेंगे, क्योंकि एक चैप्टर है ना, पहला वाला चैप्टर दूसरे रिलेटेड है, दूसरा वाला तीसरे से, तीसरा वाला फोर्थ से, फोर्थ वाला फिफ्थ से, ऐसे रिलेटेड है सारे चैप्टर। लेकिन अपन आगे पीछे चलते हैं ना, तो वहां परेशानी आती है।
ऑर्गेनिक पूरी आपकी 11 से रिलेटेड है। अब आप कहोगे सर 11 तो अपन का ऐसे ही निकल गया। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे अपन पढ़ाते हर बार यही पूछते हैं कि सर सिलेबस तो हो जाएगा ना अपना। लिख लिया। लिख लिया। चलो एक क्वेश्चन आया है, लिखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ऑप्शन है ए मोलरिटी, बी ऑप्शन है मोल फ्रैक्शन, सी ऑप्शन है वेट परसेंटेज और डी ऑप्शन है मोलिलिटी। और ये आया हुआ है नीट 2017। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने एक बार। चलो जी बताओ कौन सा आ रहा है इसमें? ए ऑप्शन। अब जिसको ये पहले पहले आ गया होगा उसको तो ये पेपर पूरा ही इजी लगा होगा कि ऐसा पेपर भी आ सकता है क्या। ये आया हुआ है नीट 2017 में। कर लोगे क्वेश्चन, ऊपर वाला टॉपिक याद रहेगा। अब काफ़ी बच्चे इसमें भी गलत करके आए होंगे। ये और ये देखने में एक जैसे लगते हैं दोनों, रेटी और लिटी, इसका अंतर है एल का, बस एल और आर का, बाकी सेम है सब कुछ इसमें। तो अगर वो पहले ऑप्शन में ये आ जाता ना तो काफ़ी तो ध्यान में इसको करके आ जाते। आगे बात समझ में? चलो अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली। तो सबसे पहले लिखिएगा मास परसेंट। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए 1000 बार पूछ लेनी है, लेकिन डाउट लेके नहीं जाना है घर पे। सबसे पहले यूनिट है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट
सबसे पहले लिखिएगा मास परसेंट, इसे ही बोलते हैं परसेंट वेट बाई वेट, और दूसरा नाम इसका ही होता है वेट परसेंटेज। ठीक है, 3 नाम है इसके, कोई से नाम से आ सकता है। ठीक है, एक बात नोट डाल के याद रखना, कहीं भी आपको अमाउंट दे दे, वेट दे दे और मास दे दे, इन तीनों क्या हैं, सेम बात है। लेकिन फिजिक्स के अंदर वेट और मास अलग अलग होते हैं, पता है आपको, W = m/g, लेकिन अपने केमिस्ट्री में सब कुछ एक ही मान रखा है उन्होंने। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स लगा करके वेट कुछ अलग निकालने लग जाओ, सभी कुछ तीनों चीज़ें क्या हैं, सेम। कहीं भी अमाउंट बोल दे, वेट बोल दे, मास बोल दे, आपको समझना है कि एक ही बात है ये इन केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि जो जी है ना, जी को अपन जो आपको वेग मशीन आती है ना, उस पर उसको मान लेते हैं वो पहले ही, तो उसका कोई भी डिफरेंस आता नहीं है। चलो लिखो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखो, क्यों सब्सटेंस के बजाय, तो सब्सटेंस का मतलब आप समझोगे नहीं, तो लिखो अमाउंट बोलो या वेट बोलो या मास बोलो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन is known as परसेंट वेट बाई वेट। ठीक है, आप सुनो, परसेंट वेट बाई वेट पहले समझ लो, उसके बाद लिख लेना, क्योंकि लिखने में फिर दिमाग कैसे काम करेगा बताओ, एक ही जगह लग सकता है काम। देखो, वेट बाई वेट क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसमें लेंगे ग्राम में, इसमें लेंगे ग्राम में, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किस में लेंगे, ग्राम में, इनटू क्या कर देंगे 100 क्यों किया है, किसकी बात कर रहा है, परसेंटेज। ठीक है, अब आप जानते हो सॉल्यूशन क्या होता है, इसको याद रखना है अपने को। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। काफ़ी बार ऐसा होता है कि अपन ऐसे बोलेंगे अपन कि 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 60 ग्राम वाटर, कैलकुलेट वेट परसेंट, तो बच्चे क्या करते हैं 40 / 60 कर देते हैं उसको, उनको ये ध्यान भूल जाते हैं वो कि सॉल्यूट का तो मास दिया 40 ग्राम, लेकिन जब सॉल्यूशन बनेगा तो दोनों को ऐड करके लिखना है उसमें। आगे बात समझ में, चलो ठीक है। अब देखो, जो सॉल्यूट है ना, इसको स्मॉल w से डिनोट कर दें, और सॉल्यूशन को, अब जो सॉल्यूशन है इसमें तो दोनों आएंगे, तो अपन अब बात करते हैं परसेंट वेट बाई वेट इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल w प्लस कैपिटल W इंटू 100। स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इंटू क्या कर लोगे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। ये मैं लिखा देता हूं हेयर, स्मॉल w इक्वल टू वेट, अब मैंने लिखा रखा है वेट लिखो, मास लिखो, कुछ भी लिखो, वेट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में आएगी बात, कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये भी किस में आएगा, ग्राम में, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो कोई भी यूनिट आती नहीं है। कैसा है ये, यूनिट लेस है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, उसके साथ में क्या है, ये यूनिट लेस है। ये क्लास 11th की बातें चल रही हैं, लेकिन 12th में ही है। ठीक है,
एनसीईआरटी ने यहीं थोड़ा धोखा खाया है इसमें, जो 11th में दे रखा है ना वो 12th में भी दिया है, बाकी वो कभी भी कोई बात रिपीट नहीं करती है, बस वो लिख के छोड़ देते हैं क्लास 11th का पेज नंबर ये। अब जा करके देखो आप खुद ही। अगर आपसे पूछे यूनिट क्या है भाई इसकी, तो ये क्या है बताओ, यूनिट लेस, ठीक है। और टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट, वो तो आपको लिखा ही रखा है मैंने ऊपर। अब देखो इसका जो यूज है ना, लिख लिया आप सभी ने, इसका जो यूज है सीधे सीधे ऐसे नहीं पूछेगा आपको पेपर में कि बताओ मास परसेंट क्या है, आपको पेपर में लिख करके देता है वो 98% वेट बाई वेट H2SO4 का मतलब क्या होता है। तो ऐसी चीज़ें पढ़ना आना चाहिए अपने को। पढ़ना कैसे आना चाहिए, क्योंकि अब आपको सीधा देगा नहीं, आपको यदि पूछा है 98% वेट बाई वेट H2SO4, तो मतलब उसका मतलब क्या हो गया, 98 ग्राम तो क्या है उसके अंदर, H2SO4 है, कितने में, 100 ग्राम में, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखाता हूँ ताकि आपको बातें क्लियर हों। जैसे आपको 98% वेट बाई वेट H2SO4 मीन्स पूछ ले, क्या मतलब है इसका, ऐसे पूछेगा, ठीक है। अब बताओ इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, बोलो, सॉल्यूशन की बात कर लें तो क्या लिखेंगे, 98 ग्राम, 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, लिख सकते हैं क्या, बोलो, ठीक है। अब बताओ 98 ग्राम है 100 ग्राम में से, तो अब ये सॉल्वेंट है सॉल्यूट है, 100 ग्राम में से 98 ये बचा कितना है 2, तो ये सॉल्वेंट का काम करेगा। लेकिन जब तक कब तक, जब तक कुछ नहीं दे रखा है तब तक क्या मान के चलेंगे अपन इसको, सॉल्यूट, क्या मान के चलेंगे, सॉल्यूट। क्वेश्चन कराऊंगा, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है एक, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, 40% वेट बाई वेट NaOH मीन्स क्या है, NaOH मीन्स आपको पूछ ले तो आपको याद रखना है सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, बोल सकते हैं क्या, बोलो, बोल सकते हैं। 40% का मतलब 40 ग्राम, जितना परसेंट उतना ही ग्राम, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है लिखने का, दूसरा क्या है, 40 ग्राम, 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 60 ग्राम सॉल्वेंट, और जब कुछ नहीं दे रखा है तो सॉल्वेंट कौन है, पानी, वाटर। आगे बात समझ में, दोनों तरीके से पढ़ना आना चाहिए, लिखो, आया समझ में, नहीं आया। 40 ग्राम ये 100 में से कितना बच गया फिर, ये समझना है ये।
लिख लिया। चलो क्वेश्चन लिखो, एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही। कैलकुलेट द, स्पीड तेज तो नहीं है, कैलकुलेट द मास परसेंट, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 बेंजीन। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा का मतलब 4, कार्बन तो बोल रखा है, टेट्रा का मतलब 4, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, तो CCl4 क्या होता है इसका? लिख लो ब्रैकेट में CCl4, CCl4। if 22 ग्राम, if 22 ग्राम of benzene is dissolved in, is dissolved in 120 ग्राम, 122 ग्राम, 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कर सकते हो क्या इसको? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी दी है थ्योरी तो, लेकिन लास्ट में काम की बात दी अपने को, ठीक है। चलो कर लोगे या मैं करवाऊं? करवाता हूं। चलो एक बार समझ लो कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। अभी देखो, एक तो क्या प्रैक्टिस के साथ में तो अपन कैसे ही कर दे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है आपको, तो आप कैसे करोगे ताकि आपको पूरे नंबर मिले? नंबर भी तो लेके आने। एक तो आप सीधा क्या करो, 22 डिवाइड बाई 22 प्लस 122 इंटू 100 और लेके आ गया आंसर। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि वहाँ अलग अलग मार्क्स होते हैं। यदि 2 मार्क्स का होता है ना, तो 1 मार्क्स तो उसका वहाँ तक होता है जो फॉर्मूला होता है ना, वहाँ तक। उसके बाद में आधे मार्क्स का वो जो आप कैलकुलेशन करोगे वो, और आधे मार्क्स का क्या होगा? आंसर जो आएगा ना, रिजल्ट वो, ठीक है। तो याद रखना है कैसे करना है। सबसे पहले दे रखा है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। बताओ कौन है इसमें सॉल्यूट? बेंजीन लग रहा है मेरे को, तो आपको कौन लग रहा है? बेंजीन लग रहा है। कितना ग्राम बताओ? 22 ग्राम, लिख दोगे सीधा। इसके बाद है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है वो, CCl4 122 ग्राम, ये आ गया, ठीक है। आपको निकालना है परसेंट वेट बाई वेट। तो पहले फॉर्मूला लिखोगे, तो वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें लिखोगे? ग्राम में, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन किसमें लिखना है? ग्राम में, इनटू कर देना है 100। अब काफी बार क्या कर देते हैं बच्चे, 22 डिवाइड बाई 122 इंटू 100, आंसर तो इससे भी आएगा, लिख लेना और काट देना आंसर को। दूसरा तरीका क्या लिखोगे? 22 डिवाइड बाई 22 प्लस 122 इंटू 100, और इससे जो आंसर आएगा वही यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। बताओ आ गया समझ में? गलती वाला ऑप्शन भी आ गया समझ में, कहाँ गलती कर सकते हैं अपन? कर लो दोनों को, दोनों को लिख लो और काट देना एक वाले को। जहाँ जहाँ गलती हो सकती है मैं आपको यही गलतियां करवा दूंगा, ताकि पेपर में नहीं कर पाओगे। अब काफी बार बच्चे क्या करते हैं पता है? ये 22 और ये, इसको ऐसे काट देते हैं, सीधा ही कर देते हैं बाय वाले कर देते हैं, यहाँ से ये देखा ना, इसको ऐसे ही। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मल्टीप्लाई में होता तो हो जाता ये काम, लेकिन प्लस में ही।
कितना आ रहा है आंसर? हम्म, कैलकुलेशन क्या किया करो, जैसे ये क्वेश्चन है, इधर लिखते हो आप ज़्यादातर केस में, इधर लिखते हो, इसको ऐसे कवर कर दिया करो ऐसे साइड में कैलकुलेशन, उसी के साथ करते हैं ना, तो अपने को याद रहती है कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, चलो जी, आ गए समझ में ये, यहाँ तक कोई परेशानी? चलो आ जाएगा आंसर, तो कोई परेशानी तो है नहीं, यहाँ से तो कर ही सकते हो आप। 22 डिवाइड बाई 144 इंटू 100, अब 2 से काट लो इसको, कितनी बार कटा है? 72, और ये 50, और काट लो 25, और ये 36। अब इसको काटो 2 से 18 बार और 2 से 11 बार, अब 25, 25 इंटू 11 कर लो और इसमें भाग दे देना 18 का। ठीक है, कैलकुलेशन करते जाओ, आगे कोई परेशानी है नहीं। कोई यूनिट आएगी इसकी? चलो, इसके बाद कौन सी यूनिट थी? मोल फ्रैक्शन। सेकंड है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एक्स से। ठीक है, और इसकी यूनिट यहीं लिख लो भाई ऊपर ही, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है ना, ये ज़्यादातर इसमें ही पूछता है, ये यूनिट लेस। बच्चे समझते हैं कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी इसकी, लेकिन एक्चुअल में ये रेशियो है, किसका? मोल्स का रेशियो है। ठीक है, इसको समझाने के लिए एक बढ़िया मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ताकि ये समझ में, और ज़्यादातर केस में रहता ही है याद है, तो ये भूल जाते हैं बच्चे, कैसे निकालेंगे? देखो मैंने क्या किया, इसे बोलते हैं अपन कंपोनेंट ए, और इसे क्या बोलते हैं? कंपोनेंट बी। ठीक है, कंपोनेंट ए को, इसको मान रहा हूं मैं सॉल्वेंट है ये, और इसको क्या मान रहे हैं अपन? ये क्या है? सॉल्यूट। आप अलग अलग भी मान सकते हो, इसको भी ये मान सकते हो, इसको ये मान सकते हो। ठीक है, अब देखो कंपोनेंट ए प्लस बी। ठीक है, अर्थात इसको क्या बोल सकते हैं अपन? सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैंने कुछ पार्ट इसका लिया, इन दोनों को पकड़ा और इसमें आकर के मिला दिया। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। किसका सॉल्यूशन है? ये ए प्लस बी का सॉल्यूशन है। आगे बात समझ में? अब देखो अलग अलग केस आते हैं इसके। यदि आपको मोल्स दे, क्या दे? मोल्स। जैसे मेरे को कहा कि जो इसके मोल्स हैं वो हैं एन ए। कितने मोल्स हैं? एन ए। इसके जो मोल्स हैं वो कितने हैं? एन बी। दोनों को लाया, इसमें मिला दिया, बताओ मोल्स क्या हो गए? एन ए प्लस एन बी। कोई परेशानी? लेकिन एक केस में मेरे को क्या किया कि मोल्स नहीं दिए इसने, और मेरे को दे दिया वेट। क्या दे दिया? वेट। जैसे मेरे को कहा कि जो इसका वेट है वो डब्ल्यू ए है, और इसका जो अब इसके अंदर जो डाला है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एम डब्ल्यू ए है। हो सकता है? ठीक है, इसने मेरे को यहाँ कहा कि जो इसका वेट है वो डब्ल्यू बी है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एम डब्ल्यू बी है। कोई परेशानी? मोल्स देगा तो सीधा ही रेशियो निकाल लेंगे, वेट देगा तो पहले क्या निकालने पड़ेंगे? मोल, उसके बाद में मोल्स का रेशियो लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मेरे को चाहिए एक्स ए,
अब मैंने माना कि जो इसकी मोल फ्रैक्शन है, इसकी मोल फ्रैक्शन क्या आएगी, एक्स ए, और इसकी मोल फ्रैक्शन क्या मान ली, एक्स बी। ठीक है, अब यदि मेरे को एक्स ए निकालना है तो एक्स ए क्या होगा बताओ, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब ए प्लस बी के मोल्स। आगे बात समझ में, बताओ मोल्स ऑफ ए कितने, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये क्या आ गया बताओ, एक्स आ गया क्या। अगर मेरे से पूछे एक्स बी तो क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ बी। अब इनको कंपोनेंट लिख दे यहाँ, कंपोनेंट बी, और यहां भी लिख लें कंपोनेंट ए, और ये टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस बी। ठीक है, टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस बी। ठीक है, बताओ मोल्स ऑफ बी कितना आएंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ये क्या आ गया, एक्स बी। ठीक है, अब बताओ इसका मतलब, इसका एक और होता है एक्स ए प्लस एक्स बी, इसका मान होता है 1। कितना आता है, 1। इन दोनों को ऐड करो, एक्स और एक्स बी को। जैसे ऐड कैसे करोगे बताओ, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही आएगा कि नहीं आएगा। दोनों के वैल्यू रख दी मैंने। अब बताओ एलसीएम तो जान तो लेना आप, एलसीएम कितना आएगा। इसके बाद कहाँ लिखूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, देखो यहाँ चलते हैं। एलसीएम क्या आ गया बताओ, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इधर क्या नहीं दिख रहा मेरे को, एन बी, तो यहाँ एन बी आ जाएगा। इधर क्या नहीं दिख रहा, एन ए। सही तरीके से अरेंज कर दें इसको, तो क्या एन ए प्लस एन बी आएगा कि आएगा। दोनों का रेशियो कितना आ रहा है बताओ, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1। 1 ही आएगा। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया कैसे आता है, लेकिन याद क्या रखना है, ये काम की बात है इसमें। एक्स ए प्लस एक्स बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यदि मुझे पूछे एक्स ए तो क्या होगा बताओ, 1 माइनस एक्स बी। यदि मुझे एक्स बी पूछे तो 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, ये काम आएगा अभी कुछ देर बाद, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे ना तब। बना लो, पहले डेफिनेशन लिखोगे, देखो इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of moles of particular component to the total moles present in the सॉल्यूशन। अब देखो यहां तो अपन को कंपोनेंट 2 थे, 3 होते तो ऐसे चल जाता, 4 होते तो ऐसे चला जाता। ठीक है, लेकिन अपने बाइनरी सॉल्यूशन की बात करता है सॉल्यूशन चैप्टर। चलो बनाओ, पहले ये बनाना जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं।
ये आप नीचे लिखना अपने। आपको एक बात पता है कि इसमें अपन ने मोल्स को ऐड कैसे कर दिया, Na+NB, ये पढ़ाया था मैंने कहीं। अपन ने मोल्स को ऐड कर दिया ना, ऐड क्यों कर दिया इनको? पढ़ा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ाया था ना? आपने नहीं पढ़ा, इन्होंने पढ़ा है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी जिनको अपन एडिशन कर सकते हैं, इंटेंसिव जिनको एडिशन नहीं कर सकते। मोल्स क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए ऐड कर दिया अपन ने। लेकिन कभी भी कंसंट्रेशन को अपन ऐड नहीं कर सकते, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म है ना, एक्सेप्ट मोल, मोल को ऐड कर सकते हैं, भाई किसी को ऐड नहीं कर सकते। लिख लिया? चलो अब देखो, अब तो ये क्या है, इन्होंने क्या दे दिए? मोल्स दे दिए। लेकिन अपन को मोल्स ना दे करके वेट दे देता तो ये पहले क्या फाइंड करते अपन? मोल्स। तो मैं वो भी लिखा देता हूँ आपको, क्योंकि कंडीशन कोई भी हो सकती है। ठीक है, अभी अपन पढ़ रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अपन ये बोल रहे हैं सर ने हमें ये तो पढ़ा दी लेकिन ये नहीं पढ़ा पाए, क्योंकि वो पहला रास्ता है। मोल्स आपको क्लास 11th में निकालना खूब सिखाया, पूरा चैप्टर दिया था एनसीईआरटी ने। अब आपने नहीं निकाले तो वो आपकी गलती है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने तो पूरा काम किया था अपना। चलो नोट डालो नोट क्या, नेक्स्ट टॉपिक डाल लो इसमें। एक वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गिवन। अगर वेट दे रखा हो तो क्या करेंगे अपन? ठीक है, वेट दे रखा है तो सबसे पहले आपको Na फाइंड करना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालोगे? WA/Ma। ठीक है, W क्या है? वेट ऑफ सॉलिड बोल दो, या वेट ऑफ A लिख लो सीधा, और Ma क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। ठीक है, उसके बाद में यदि N भी निकालना है तो WB/MB। कैसे निकालोगे? वेट ऑफ B अपॉन ये वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। यहां से मोल निकाल लो, फिर उसी फॉर्मूले पे आ जाओ, या फिर सीधा ही निकालना चाहो तो X से निकालना है तो X से कैसे निकालोगे बताओ? WA/MA, वहां पर MWA लिख रखा है तो आप समझ जाना, ठीक है, अपॉन WA/MA प्लस WB/MB। इससे निकाल लोगे क्या? बोलो। ऐसे ही अगर x भी निकालना हो तो WB/MB/WA/MA प्लस WB/MB। यहाँ से क्या निकाल सकते हो? MB, और रेशो निकल के वही आएगा ये। ठीक है, जब वेट दे रखा है अपने को तो। कभी भी x और xb की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो दो ऑप्शन तो आपके ऐसे कट जाएंगे, क्योंकि जब रेशो निकालोगे ना कोई चीज़ में, जैसे आपका रेशो निकालोगे तो बड़ी संख्या का भाग दोगे आप हमेशा नीचे वाली का, क्योंकि टोटल का भाग दोगे ना तो टोटल तो कंपोनेंट से ज़्यादा ही होगी ना, तो इसलिए कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। चलो तो लिखो क्वेश्चन, ये लिख लो पहले इसको आराम से।
चलो देखो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल, एथाइलिन ग्लाइकोल। एथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला पता है क्या? बोलो। एथाइलिन का मतलब 2 कार्बन, ग्लाइकोल का मतलब ऑक्सीजन होगी इसमें, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2। C2H6O2। in a solution of in a solution in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। चलो कर सकते हो गैस को आप। आपको दे रखा है 20% वेट बाई वेट C2H6O2, यही दे रखा है क्या? मेरे को काम की बात तो यही लगी इसके अंदर, और तो मेरे को ऐसी लगी थ्योरी। ठीक है, बताओ 20% वेट बाई वेट का मतलब 20 ग्राम तो क्या है भाई इसमें C2H6O2 है क्या? आ रहे हैं अभी बैठ, आ गए तुम? हाँ तो आ जाओ। हाँ ठीक है, अब 20 ग्राम तो C2H6O2 है, तो बचाओ शेष 80 ग्राम क्या बचा है इसमें? सॉल्वेंट बचा होगा, और सॉल्वेंट जब कुछ नहीं देता है अपने को तो वाटर। 20 ग्राम क्या है इसमें? H2O। अब कोई परेशानी? अब आधा सॉल्व हो गया, ये कितना हो गया? आधा सॉल्व हो गया। कैसे? चलो बताओ। वेट ऑफ C2H6O2 कितना है? 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6O2। अब यहाँ परेशानी आती है बच्चों को, आती ही नहीं आती? मॉलिक्यूलर वेट में आती है। अब याद करना, कभी भी कार्बन का 2 इंटू एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12 प्लस 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 16, इनको करो ऐड, कितना आ रहा है? 62 आ रहा है क्या? और इसकी यूनिट होती है ग्राम मोल इनवर्स, ये होती है। ऐड करके देख लो, 24 और 6 30 आ गया, 30 और 32 62 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में वेट ऑफ H2O कितना आ रहा है बताओ? 18 ग्राम आ रहा है क्या? 80 ग्राम कितना आ रहा है? 80 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कैसे निकालोगे? 2 इंटू 1 प्लस 16, 18 ग्राम मोल इनवर्स, ये आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को चाहिए मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन मतलब XC2H6O2 ये चाहिए। एक काम मैं इसको आसान बना सकता हूँ पहले ही। आसान कैसे बना लूँ? सबसे पहले भाई मैं क्या करूँ? NC2H6O2 निकाल लूँ पहले यहीं। ठीक है, फिर फॉर्मूले में परेशानी नहीं आएगी। तो बताओ कितना ग्राम है? पहले 20 डिवाइड बाई 62, ठीक है, और उसके बाद में NH2 80 डिवाइड बाई 80, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है ये? इसको काटें अपन तो 1/10/31 आ रहा है कि? ठीक है, इसके बाद में अगर निकालें इसको तो ये 0 बढ़ाया मैंने, पॉइंट लगा दिया, उसके बाद में ये, तो यहाँ 0, तो अगर इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा ये? 24 और 6 30 62, ये आना चाहिए 0.322 मोल। इतना आ रहा है कि? एक बार इसको देखो, 24 और 6 30 और 32 62 आना चाहिए। ठीक है, ये इतना आ रहा है।
ठीक है, इसका भाग दोगे तो कितना आ रहा है ये 4.8 बच गया, 4.44 मोल, इतना ही आ रहा है क्या? ठीक है। चलो अब ये मोल निकाल लिया अपन ने दोनों साइड के, इसको ऐसे रहने दो, इससे ही आ गया। ठीक है, अब बताओ मेरे को इसके मोल पूछे हैं, तो XC2H6O2 कितने लिखेंगे बताओ? 0.322 डिवाइड बाई 0.322 प्लस 4.44, इसको ऐड करो कितना आ रहा है ये, निकल जाएंगे मोल, तो निकालो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? ऐसा कुछ आ रहा है 0.068 के करीब। आ रहा है इतना 0.068 आ रहा है। चलो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये तो आएगा 4.762, काट देना तो ये आएगा आगे 0.068। कोई यूनिट आएगी क्या इसकी? यूनिट आएगी कुछ? यूनिट लेस है ये। ठीक है, अब एक तरीका तो दूसरा ये कि जब मेरे को XH2 निकालना है तो मैं 4.44 डिवाइड बाई 0.322 प्लस 4.44 ये ऐड करके निकालूं। एक तरीका तो ये, एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका भी तो बताया था मैंने अभी। यदि आपको XH2 निकालना है तो 1 माइनस क्या कर दोगे, XC2H6O2, तो 1 माइनस कितना आ रहा है 0.068, यही आ रहा है। अब 1 में से कम करो तो ये लगा लो, और कितना कम करना है 0.068, 10 में से 2 गए तो 8 गए तो 2, ये 9, ये 3 आ गया, और ये कितना बच गया 9। कितना आ रहा है बताओ 0.932। बोलो, काफ़ी बच्चे जाते जाते मोल लगा जाते हैं इसमें, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना। अपने को पता है कैसा है ये, यूनिटलेस, लिख लो इसको। इसकी पूछी थी लेकिन अपन ने वो भी कर लिया ना। कभी भी 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं जाएगी इसकी।
आज तुम्हारी क्या है, 2 ही क्लास लगेंगी, एक तो ये केमिस्ट्री वाली और एक फिजिक्स वाली। बायो वाली मैम गई शादी में, मैथ वाले सर गए शादी में। मैथ के 2 टीचर हैं, उन दोनों से कौन सा है? एक तो अपन के उतर रही हैं गोपेश सर कर गए, एक और बताए कोई। जिस तरीके से अपन पढ़ रहे हैं ना, इस तरीके से अगर आप पढ़ते रहिए तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब पता है आपको प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चंस की। अब जैसे मैंने एक टाइप बता दिया, एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं एक टाइप का, ताकि आपको पता पड़े किस तरीके से अपने को क्वेश्चन पर अप्रोच लगानी है। अपने साथ परेशानी क्या होती है कि क्वेश्चन में अपने को समझ में नहीं आता करना क्या है। इस बार का बोर्ड का पेपर देखा आपने? हाँ कुछ तो आ जाता समझ, 25 करी तो कर सकते थे तुम उसमें, 11th का पोर्शन था उसमें। हाँ CBSE में ज़्यादा होता है, लेकिन चैप्टर वही है उनका, थोड़ा वेटेज है ना वो बड़ा रखा है इन्होंने। बोलो इसमें कोई परेशानी क्वेश्चन में? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? चलो होते हैं ना उनके 30 मार्क्स का होता है कुछ ऐसे। साइंस में पहले क्या होता पता है, जैसे हम पढ़ते थे ना उस टाइम, जैसे उसमें क्या है 9 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। अब बच्चों के या तो नंबर आते बढ़िया और फेल होने वाले के आते 0, 1 और 2। और अब क्या है कि सभी को पास करना उनका कंपलसरी हो गया सभी को। पेपर में पहले क्या है जैसे मल्टीपल चॉइस वाले आते हैं ना, ऐसे 18 क्वेश्चन आते हैं। अब पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं आते थे, ये अभी आते हैं। अब इनको क्या करते हैं बच्चे कि अगर क्लास में एक भी होशियार है जब तो वो मार लेते हैं 18 के 18, बस 1 2 3 ऐसे कर करके। और बच्चे ज़्यादातर जैसे सिटी के हैं ना, गाँव के तो क्या है नहीं बताते। ये हमारे साथ थे ना, हमारे साथ क्या जैसे हमसे कोई पूछता तो हम तो जैसे बता भी देते बच्चे, क्या लड़कों में अलग चीज़ होती है, जैसे अगर नहीं बताएगा ना तो बाहर फिर कूटते हैं उसको पकड़ के। लड़कियां नहीं बताती कभी भी, क्योंकि लड़कियों को कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ बच्चे क्या मैंने अलग तरीके देखे, यहाँ क्या सभी बता देते हैं, उनको ये पता नहीं है मेरी कम परसेंट बनेगी इससे। और कई बार ऐसा होता है जो चीटिंग कराता है ना उसकी परसेंट तो कम और जिन्होंने की उससे उसकी ज़्यादा। क्योंकि जो जैसे आप मेरे से पूछोगे तो मेरे को तो पूर्ण विश्वास है कि आप तो सही कर नहीं सकते। अब वो क्या करता है पता है, खुद के मन से तो कर ही लेता है, जो नहीं आ रहे वो पूछ लेता है। और काफ़ी बार ओवर कॉन्फिडेंस काफ़ी बच्चे होते हैं, हमारे साथ था एक लड़का, मुझे वास्तव में वो क्या मेरे साथ ही उसने BSc की, मेरे से एक क्लास आगे हो गया कि मैंने नीट की तैयारी की थी ना। वो क्या करता कि फुल कॉन्फिडेंस रहता, टीचर्स को प्रैक्टिकल लेना है, टीचर्स को बोल रहा है कि कहीं से पूछ लो।
अब टीचर्स को तुम पूछोगे, कहीं से पूछोगे, टीचर्स को ईगो होगा, हर्ट होगा कि नहीं होगा? तो वो क्या उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं उससे। ऐसे बीएससी में प्रैक्टिकल चल रहे थे तो टीचर्स को बोल रहा कहीं से पूछ लो, अब उसको हटा दिया। तो क्या वो जल्दी में जो रहते हैं ना उनको परेशानी आती है। एक होते हैं शांत स्वभाव की, पहले पूरी बात को सुनते हैं वो, टीचर्स क्या कह रहा है, फिर वो सोचते हैं, आंसर आ रहा है तो यस, और नहीं आ रहा है तो नीचे गर्दन करके और बैठ के चले जाते हैं। तो टीचर्स के सामने वो स्टूडेंट ज़्यादा काम के होते हैं। एक वो होते हैं जिनको आता भी कुछ नहीं और फिर वो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं। जैसे काफ़ी बार मैंने देखा था, कोचिंग में मैं पढ़ा रहा था, चैप्टर अपना ये चल रहा है सॉल्यूशन, और क्वेश्चन लेके आते ऑर्गेनिक के। उनका टारगेट क्या है, उनका 1.5 घंटा ये तो खराब होता ही, जो पढ़ने आए वो तो पढ़ नहीं पाते। उसके चक्कर में उसको जब तक वो क्वेश्चन नहीं पूछ लेता पूरी क्लास के अंदर और बेइज्जती नहीं करवा के बैठ जाता, तब तक उसको भी मज़ा नहीं आता। तो कई बार ऐसा होता है, इस टॉपिक में चल रहे हैं ना अपन, अब ऐसे मैंने मोल फ्रैक्शन पढ़ाया आपको, अब आपका पूरा टारगेट आज जाकर के ये रहना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखें अपने को, वो सारे अपने से हो जाने चाहिए। ठीक है, अपन क्या करते हैं, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देते नहीं है, अपन सोचते हैं आगे की चीज़ें। ठीक है, अपने पास जो है ना वो अपने को उससे पर्याप्त नहीं है, जो दूसरे के पास है ना वो अपने को अच्छा लगता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। अब जो बच्चा स्टेबल है ना वो आसानी पूर्वक अच्छे क्वेश्चन कर लेता है। तो इसलिए जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, इसमें हर टाइप का यदि क्वेश्चन कर लोगे तुम, तो आपको क्वेश्चंस तो देखे देखे दिखेंगे सारे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चंस देखे देखे लगेंगे, वो होंगे नहीं। चलो एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल if 5 moles of 5 moles of ethanol 5 moles of ethanol present in 10 moles of water, 10 moles of water। क्वेश्चन इजी हो गया। अब काफी बच्चे क्या करेंगे बताओ, चलो आप ही बताओ मेरे को, काफी बच्चों को तो क्या आप में से ही बोल देगा कोई ना कोई, कैसे निकालोगे इनको? 5/15 सीधा सीधा हो जाएगा। अब काफी क्या करेंगे, वेट निकालना स्टार्ट करेंगे। 5 है ना, इसको मान लेंगे वेट इसको तो मान लेंगे वेट, इथेनॉल का लगा देंगे मॉलिक्यूलर वेट, कुछ ना कुछ निकालेंगे वो। ठीक है, उसके बाद में ऐसे ही वाटर के साथ में करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको क्या दे दिया NC2H5OH कितना दिया बताओ, 5 मोल, और NH2O कितना दिया है, 10 मोल। ठीक है, अब आपको XH2O निकालना है, 5/5 + 10 XH2 ये कितना दिया है, 10/5 + 10, तो ये 10/15 और ये 5/15, ये तो आ रहा है 0.33 करीब आएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.66 या 67 के करीब आ जाएगा ये। ठीक है, 67 मान लें। आगे बात समझ में? एक बार ये लिखो, एक क्वेश्चन देता हूँ घर के लिए, वो करके लाना है आपको। एक क्वेश्चन और, बोरिंग तो नहीं हो रही आपको? जैसे टाइम ज़्यादा खींच दिया अपन ने, मेरे को इतना टाइम चाहिए, मेरी स्पीड भी कमी है, आधा घंटे में तो मेरे से 1-2 क्वेश्चन ही होते बस। मोल फ्रैक्शन की मैं आपको ज़्यादातर ये जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो आपके क्वेश्चन है ना, मोल फ्रैक्शन आपका काम आएगा राउल्ट्स लॉ में। किसमें आएगा? राउल्ट्स लॉ में। तो राउल्ट्स लॉ में आपको पता होना चाहिए कि मोल दिया है या वेट दिया है।
या मोल फ्रैक्शन ही दे रखा है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो लास्ट। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, in solution containing, in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride, in carbon tetrachloride CCl4। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, CCl4। कर लोगे क्वेश्चंस को। 30 ग्राम क्या है इसके अंदर बताओ, पढ़ के देखो सही तरीके से। हाँ क्वेश्चंस उल्टा दे रखा है ये। 30 ग्राम कौन है, CCl4, किसके सॉल्यूशन में, बेंजीन के सॉल्यूशन में। आंसर तो अपन के आते हैं लेकिन उल्टे सीधे आते वो। ठीक है, आगे बात समझ में, कर लोगे ये क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी कल अपन पढ़ेंगे मोलिलिटी और टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली। ठीक है, अभी आप फिजिक्स वगैरह पढ़ लो, उसके बाद में कोई भी परेशानी हो तो मैं अभी यहीं हूँ, पूछते चले जाना। ठीक है।